दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सविता है और मैं अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। मुझे काम करने की आदत थी, इसलिए मैं घर में कभी खाली नहीं बैठती थी। घर में नौकर चाकर थे जो अपना काम करते रहते थे, लेकिन फिर भी जब मेरी नज़र घर के किसी काम पर पड़ती तो मैं खुद ही उसे करने लगती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं अपने हाथों से थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, तो मेरा मन भी लगा रहेगा और मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बस बैठकर दूसरों के भरोसे जी रही हूँ। लेकिन मेरे बेटे को मेरी यही आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा बेटा रोहन शहर का एक बहुत बड़ा और कामयाब रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन बन चुका था। उसने कुछ साल पहले ही अपना काम शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत और समझदारी से उसने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली थी। शुरुआत में उसके पास एक छोटा सा ऑफिस था, जहां वो खुद बैठकर जमीन और प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा करता था। कभी किसी जमीन के मालिक से मिलने जाता, तो कभी किसी ग्राहक के साथ प्रॉपर्टी देखने निकल जाता था। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता गया और उसने अपनी कंपनी में इंजीनियर, आर्किटेक्ट, साइट मैनेजर, अकाउंटेंट और कई दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लिया था। अब वो ज़मीन खरीदने और बेचने के साथ साथ बड़े बड़े घर, अपार्टमेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का काम भी करता था। शहर के बड़े लोग उससे मिलने उसके ऑफिस आते थे और कई लोग अपने पैसे उसके प्रोजेक्ट में लगाना चाहते थे। उसकी कंपनी का नाम इतना बड़ा हो गया था कि लोग उसकी बनाई हुई प्रॉपर्टी पर भरोसा करने लगे थे। रोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले जिस लड़के के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं होते थे, आज उसके पास महंगी गाड़ियां थीं, बड़ा सा ऑफिस था, आलीशान घर था और घर में कई नौकर काम करते थे। लेकिन उसकी इस कामयाबी के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ था, उसे शायद वो अब भूल चुका था, और वो हाथ मेरा था। उसके पिता का देहांत बहुत सालों पहले ही हो गया था। उस समय रोहन बहुत छोटा था। मेरे पास कोई सहारा नहीं था और ना ही मेरे पास इतनी कमाई थी कि मैं आराम से उसका पालन पोषण कर सकूं। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी थी। मैंने लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन किए थे, दूसरों के कपड़े धोए थे, कई घरों के कपड़े सिलकर पैसे कमाए थे। सुबह से लेकर रात तक मैं काम करती थी और फिर घर आकर अपने बेटे के लिए खाना बनाती थी। कई बार ऐसा भी हुआ था कि मेरे पास अपने लिए खाने के पैसे नहीं बचे, लेकिन मैंने रोहन की स्कूल की फीस कभी रुकने नहीं दी थी। उसकी किताबें, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी ज़रूरत की हर चीज़ मैंने किसी न किसी तरह पूरी की थी। मुझे आज भी याद है जब वो स्कूल से लौटकर मुझसे कहता था, माँ, मुझे बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनना है। तब मैं हंसकर उससे कहती थी कि बेटा, बड़ा आदमी बनने से पहले अच्छा इंसान बनना और कभी किसी गरीब को छोटा मत समझना। तब वो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देता था और मेरे गले लग जाता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया था। अब एक दिन मैं घर के अंदर झाड़ू लगा रही थी। घर काफ़ी बड़ा था और नौकरों के होने के बाद भी मुझे आदत थी कि मैं सुबह उठकर अपने कमरे के साथ घर के बाकी हिस्से में भी थोड़ा बहुत काम कर लिया करती थी। उस दिन भी मैं चुपचाप झाड़ू लगा रही थी, तभी रोहन बाहर से आया। उसने मुझे झाड़ू लगाते हुए देखा तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। वो सीधे मेरे पास आया और गुस्से में बोला, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और आराम से कहा, बेटा, झाड़ू ही तो लगा रही हूँ, इसमें क्या हुआ? लेकिन वो और ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने कहा, माँ, घर में नौकर हैं, आपने इतने लोगों को काम पर रखा हुआ है, फिर आपको खुद ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा, बेटा, मैं घर में खाली बैठी रहती हूँ तो मेरा मन घबराने लगता है। मुझे काम करने की आदत है, इसलिए थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। इसमें मेरा क्या जा रहा है? लेकिन रोहन ने मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने कहा, आपको पता है, आज शाम को मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं और अगर उन्होंने आपको इस तरह काम करते हुए देख लिया तो मैं उनके सामने क्या जवाब दूंगा? उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर उसे देखती रही। फिर मैंने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे दोस्तों के सामने मुझे काम करते देखकर तुम्हें शर्म आएगी क्या? रोहन ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप आज के बाद घर का कोई काम मत किया कीजिए। हमारे पास नौकर चाकर हैं, वो सब संभाल लेंगे। मैंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा घर अपना ही समझकर काम करती हूँ, तुम्हारे लिए कभी बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन रोहन ने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहा, बस माँ, अब और कुछ मत कहिए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात समझने की जगह मुझसे बहस करें। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई।
मेरे हाथ में झाड़ू थी, लेकिन अब मेरे हाथ जैसे रुक गए थे। मैं धीरे से वहीं ज़मीन पर बैठ गई और उसकी बातें मेरे कानों में घूमने लगीं। आज उसे मेरी वजह से अपने दोस्तों के सामने शर्म आने वाली थी, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि कभी मैं ही उसके लिए लोगों के घरों में काम करते हुए शर्म को भूल गई थी। मुझे याद आया जब वो छोटा था और एक दिन उसकी स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख थी। मेरे पास पैसे तक नहीं थे। उस दिन मैंने सुबह से रात तक 3 घरों में काम किया था और रात को थककर घर आई थी। मेरे पैरों में दर्द था, लेकिन जब मैंने रोहन की फीस जमा की थी, तो उसकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई थी। मुझे याद आया जब उसके स्कूल की यूनिफॉर्म फट गई थी, तो मैंने रात को देर रात तक बैठकर खुद उसकी यूनिफॉर्म सिल दी थी, ताकि अगले दिन उसे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। जब उसके जूते टूट गए थे, तो मैंने अपने लिए रखे पैसे निकालकर उसके लिए नए जूते खरीदे थे और खुद कई महीने पुराने चप्पल पहनकर घूमती रही थी। जब उसे बुखार होता था, तो मैं पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती थी और सुबह होते ही काम पर चली जाती थी, क्योंकि अगर उस दिन काम पर नहीं जाती तो घर में राशन नहीं आता था। मैंने उसे कभी ये सब याद दिलाकर एहसान नहीं जताया था, क्योंकि वो मेरा बेटा था और माँ अपने बच्चे के लिए जो करती है उसका हिसाब थोड़ी रखती है। लेकिन आज पहली बार मेरे मन में आया कि शायद रोहन को सच में कुछ भी याद नहीं था। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और चुपचाप पलंग पर बैठ गई। मेरी बहू भी मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। वो अपने काम में व्यस्त रहती थी और मेरा पोता भी अपने पिता की तरह अपने फ़ोन और खेल में लगा रहता था। मैं उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती तो वो कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता था। फिर भी मैं किसी से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। लेकिन आज रोहन की बात ने मेरे अंदर बहुत कुछ तोड़ दिया था। मैं सोच रही थी कि जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही बेटा आज मेरे हाथ में झाड़ू देखकर परेशान हो गया था। उसे मेरी मेहनत दिखाई नहीं दी, उसे बस ये दिखाई दिया कि उसकी माँ घर के काम कर रही है और उसके दोस्तों के सामने उसकी इज्जत कम हो जाएगी। मैं बहुत देर तक अपने पुराने दिनों को याद करती रही। फिर मैंने खुद से कहा, सविता, शायद अब समय आ गया है कि तू भी कुछ अपने लिए सोचे। तूने जिंदगी भर दूसरों के लिए काम किया, अब अगर घर में बैठना भी पड़े तो बैठ जा, लेकिन किसी के सामने अपनी कीमत कम मत कर। उसी समय बाहर से रोहन की आवाज़ आई। वो अपने दोस्तों के आने की तैयारी कर रहा था। घर में नौकर इधर उधर भाग रहे थे, सजावट हो रही थी, खाने पीने की चीज़ें लगाई जा रही थी और पूरा घर किसी बड़े जश्न जैसा लग रहा था। मैं अपने कमरे में सब सुन रही थी, तभी मेरी नज़र अलमारी के ऊपर रखे एक पुराने डब्बे पर पड़ी। मैंने वो डब्बा नीचे उतारा। उसमें रोहन के बचपन की कुछ तस्वीरें थीं। उसकी पहली स्कूल ड्रेस थी, कुछ पुरानी कॉपियाँ थीं और एक छोटी सी तस्वीर थी जिसमें वो मेरे गले लगा हुआ मुस्कुरा रहा था। मैंने तस्वीर हाथ में ली और मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार मैं रोई नहीं। मैंने तस्वीर वापस डिब्बे में रखी और उसे अलमारी में रख दिया। मुझे नहीं पता था कि उसी रात मेरे बेटे की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी सारी अकड़ और उसका सारा घमंड एक ही पल में ख़त्म कर देगा। क्योंकि रोहन जिन लोगों को अपना दोस्त समझकर घर बुला रहा था, उनमें से एक ऐसा आदमी भी आने वाला था जिसे देखकर शायद रोहन को पहली बार अपनी माँ की कीमत समझ आने वाली थी। और फिर मैं अपने ही बेटे के बारे में सोचते सोचते बिल्कुल चुप हो गई थी। मेरे मन में बस यही चल रहा था कि शायद इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए हर समय काम में उलझा रहता है। शायद उसे लगता है कि अगर वो मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करेगा तो उसका बहुत सारा समय चला जाएगा और उसके काम का नुकसान हो जाएगा। लेकिन फिर अगले ही पल मेरे मन में एक सवाल आता था कि आखिर मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे 2 पल बात करने में उसका कितना समय चला जाएगा, और अगर चला भी जाएगा तो क्या एक माँ के लिए उसके पास इतना भी समय नहीं है। मैं खुद को बार बार समझाती थी कि नहीं सविता, शायद तू ही ज़्यादा सोच रही है। बेटा थका हुआ होगा, काम का तनाव होगा, इसीलिए ऐसा व्यवहार करता है। लेकिन सच कहूँ तो उसके व्यवहार ने मेरे अंदर एक खालीपन सा पैदा कर दिया था। मुझे लगता था कि जिस बेटे को मैंने अपनी गोद में उठाकर बड़ा किया, जिस बेटे की छोटी सी तकलीफ देखकर मैं पूरी रात जागती रहती थी, आज उसी बेटे के पास अपनी माँ के लिए कुछ मिनट भी नहीं थे। मैंने कभी उससे उसकी दौलत नहीं मांगी थी, मैंने कभी उसके बड़े घर में अपना हिस्सा नहीं मांगा था। मैंने तो बस इतना चाहा था कि जब मैं उससे बात करूं तो वो मेरी तरफ देखकर 2 शब्द प्यार से बोल दे, और जब मेरी तबीयत खराब हो तो एक बार पूछ ले कि माँ, अब कैसी हो। लेकिन शायद मेरी ये छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी हो गई थी। एक दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी,
सुबह से ही शरीर में कमज़ोरी लग रही थी, सर भी भारी था और मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था कि आज मैं घर के काम भी ठीक से नहीं कर पाऊंगी। फिर भी आदत के कारण मैं घर में इधर-उधर का काम करती रही। आखिर में जब मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने हिम्मत करके रोहन के कमरे के बाहर जाकर उसे आवाज़ दी, "बेटा, मुझे आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे डॉक्टर को दिखाना है।" रोहन उस समय अपने लैपटॉप पर बैठा हुआ था। उसके सामने बहुत सारे कागज़ पड़े थे और फ़ोन भी लगातार बज रहा था। उसने मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं और बस इतना कहा कि आप ड्राइवर के साथ चली जाइए, मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। मुझे लगा शायद वो मेरी तरफ देखकर कहेगा कि माँ रुकिए, मैं अपना काम ख़त्म करके आपको लेकर चलता हूँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने भी फिर उससे कोई बहस नहीं की, बस धीरे से कहा, ठीक है बेटा, और वापस अपने कमरे में आ गई। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं उसके लिए सच में बोझ बन गई हूँ। फिर मैंने ड्राइवर को बुलाया और अकेले ही हॉस्पिटल चली गई। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही और मन में बस यही सोचती रही कि जिस बेटे को मैंने कभी अकेले कहीं जाने नहीं दिया, आज उसी बेटे की माँ अपनी तबीयत खराब होने पर अकेले हॉस्पिटल जा रही है। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने अपना चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी और कुछ दवाइयां भी दी। डॉक्टर ने कहा कि मुझे आराम करना चाहिए और ज़्यादा थकने से बचना चाहिए। मैंने सर हिलाकर उसकी बात मान ली, लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी कि घर जाकर शायद रोहन मुझसे पूछेगा कि डॉक्टर ने क्या कहा। शायद मेरी बहू भी पूछेगी कि माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है। शायद मेरा पोता मेरे पास बैठकर कहेगा कि दादी, आपको क्या हुआ। इन्हीं छोटी छोटी उम्मीदों के सहारे मैं हॉस्पिटल से बाहर निकली, लेकिन घर जाने का मन नहीं हुआ। रास्ते में मुझे एक पार्क दिखाई दिया, तो मैंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और कुछ देर वहीं बैठ गई। मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम घर चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद खुद आ जाऊंगी। वो भी मेरी बात मानकर चला गया। मैं पार्क की एक बेंच पर बैठी रही। मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे। कोई अपने बच्चों के साथ आया था, कोई अपने पति के साथ बैठा था, कोई अपने बूढ़े माँ बाप का हाथ पकड़कर चल रहा था। उन्हें देखकर मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरे पास भी तो परिवार है, फिर मैं इतनी अकेली क्यों हूँ। मेरे पास बेटा है, बहू है, पोता है, बड़ा सा घर है, हर तरह की सुविधा है, फिर भी मेरा मन इतना खाली क्यों है। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने उन्हें पोंछ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मुझे देखकर पूछे कि क्या हुआ है। मैं काफ़ी देर तक वहीं बैठी रही। फिर जब शाम होने लगी, तो मैं खुद ही घर की तरफ चल पड़ी। घर के दरवाजे पर पहुंचते हुए मेरे मन में फिर वही छोटी सी उम्मीद थी कि शायद किसी ने मुझे याद किया होगा, शायद रोहन ने मुझे फ़ोन किया होगा, लेकिन मेरे फ़ोन में किसी का एक भी मिस कॉल तक नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर आई, तो घर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि रोज़ होता था। किसी को मेरी गैर मौजूदगी की चिंता नहीं थी, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। मुझे देखकर किसी ने ये तक नहीं पूछा कि मैं इतनी देर से कहाँ थी। मैं धीरे धीरे अंदर आई। तभी मेरा पोता मुझे देखकर मेरे पास आया और उसने मासूमियत से पूछा कि दादी, आप कहाँ से आ रही हैं। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, कुछ नहीं बेटा, डॉक्टर के यहाँ गई थी। उसने तुरंत पूछा, आप डॉक्टर के यहाँ क्यों गई थी। मैंने कहा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए चेकअप करवाने गई थी। वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर अपने खेल में लग गया। मुझे लगा शायद अब रोहन आएगा और मेरी तबीयत पूछेगा, लेकिन वो भी अपने काम में लगा रहा। मैं कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे लगा शायद वो मेरी तरफ देखकर पूछेगा, माँ, डॉक्टर ने क्या कहा, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। मैं चाहती तो उसके सामने अपनी नाराज़गी रख सकती थी। मैं पूछ सकती थी कि बेटा, क्या तुम्हें एक बार भी मेरी चिंता नहीं हुई? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं आज पूरे दिन घर पर नहीं थी? लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मैं माँ थी और माँ अपने बच्चों से नाराज़ होकर भी उनके सामने अपना दुख खुलकर नहीं रख पाती। मैंने सोचा शायद मैं ही उम्मीद ज़्यादा कर रही हूँ, शायद मेरे बेटे के लिए मैं अब पहले जैसी ज़रूरी नहीं रही। शायद उसकी ज़िंदगी में पैसा, काम और अपनी दुनिया इतनी बड़ी हो गई है कि उसमें अपनी माँ के लिए जगह ही छोटी पड़ गई। मैं अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर बैठ गई। कमरे में बिल्कुल शांति थी। मैंने दवा मेज़ पर रखी और कुछ देर उसे देखती रही। फिर मेरे मन में आया कि अगर मुझे आज कुछ ज़्यादा हो जाता तो क्या किसी को पता चलता? क्या कोई मुझे समय पर अस्पताल ले जाता, या मैं इसी तरह अकेली पड़ी रहती? ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं रोना नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन खुद को रोक नहीं पाई। मुझे लगा जैसे इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं बची थी।
मैं इस घर में रह रही थी, सबके लिए खाना बना रही थी, सबका ध्यान रखती थी, लेकिन मेरे लिए किसी के पास 2 मिनट भी नहीं थे। उस रात मैंने पहली बार मन ही मन खुद से कहा कि सविता, अगर तेरे अपनों की ज़िंदगी में तेरी कोई जगह नहीं बची है, तो अब तुझे खुद अपने बारे में सोचना होगा। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरे बेटे का यही बेरुखा व्यवहार मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ लाने वाला था, जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर धीरे-धीरे समय बीतता गया और मेरा पोता भी बड़ा होने लगा। लेकिन उसके बड़े होने के साथ-साथ मेरे और उसके बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। जब वो बहुत छोटा था, तब भी मेरी बहू उसे मेरे पास ज़्यादा देर बैठने नहीं देती थी। अगर मैं उसे अपने पास बुलाती और प्यार से उसके सर पर हाथ रखती, तो मेरी बहू तुरंत आकर उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, माँ जी, आप खुद ठीक नहीं रहती हैं, आपको खांसी रहती है। अगर मेरा बेटा आपके पास बैठेगा, तो उसे भी खांसी लग जाएगी। और फिर वो उसे मेरे पास से उठाकर अपने साथ ले जाती। मैं उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं सोचती थी कि शायद उसे अपने बेटे की ज़्यादा चिंता है, इसीलिए ऐसा करती है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरे कारण घर में कोई परेशानी हो, इसीलिए मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी। मेरा पोता भी छोटा था, उसे क्या पता था कि उसकी दादी उससे दूर क्यों हो रही हैं। वो बस अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसके पीछे चला जाता था और मैं उसे जाते हुए देखती रहती थी। कई बार वो पलटकर मुझे देखता भी था, तो मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती थी, ताकि उसे लगे कि उसकी दादी उससे नाराज़ नहीं है। लेकिन मेरे अंदर उस समय कितना दर्द होता था, मैं ये किसी को नहीं बता सकती थी। फिर धीरे-धीरे वो बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा, नई-नई बातें सीखने लगा और मुझे लगता था कि अब शायद वो बड़ा होकर खुद मेरे पास आएगा, मेरे साथ बैठेगा, मुझसे बातें करेगा। लेकिन उसने घर में जो देखा था, वही सीखना शुरू कर दिया था। उसने अपने पिता को मेरे साथ ज़्यादा बात करते नहीं देखा था। उसने अपनी माँ को भी मुझे हर बात पर रोकते हुए देखा था। इसलिए उसके मन में भी शायद यही बातें बैठ गई थी कि दादी से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो घर में मेरे सामने से निकल जाता था, लेकिन कभी रुककर नहीं पूछता था कि दादी कैसी हो। कई बार मैं उसे खुद बुलाती और कहती कि बेटा, ज़रा मेरे पास बैठ जाओ, लेकिन वो कह देता कि दादी अभी मुझे काम है या फिर मैं बाद में आऊँगा, और फिर चला जाता। मैं उसे रोकती नहीं थी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं उसे भी मुझसे बात करना अच्छा न लगे और फिर उसकी माँ उसे डांट दे। मैं धीरे-धीरे घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसके साथ मैं अपने मन की बात कर सकूं। कभी-कभी मैं पूरे दिन किसी से 2 शब्द ठीक से भी नहीं बोलती थी, फिर भी घर के काम करने की मेरी आदत नहीं बदली थी। मैं सुबह उठती थी, घर का काम देखती थी, रसोई में जाती थी, कभी कुछ बना देती थी, कभी कपड़े ठीक कर देती थी, कभी किसी चीज़ को साफ कर देती। मुझे लगता था कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक मैं घर में बैठकर क्या करूंगी। लेकिन मेरे घर वालों को मेरा काम करना भी पसंद नहीं था। एक दिन मैं रसोई में थी। मैंने देखा कि सिंक में कुछ बर्तन पड़े हुए थे। घर में नौकर थे जो रोज़ का काम करते थे, लेकिन उस दिन न जाने क्यों मुझे लगा कि पहले ये बर्तन साफ कर देती हूँ। मैंने बिना किसी को बताए पानी चलाया और बर्तन धोने लगी। तभी घर में रोहन के कुछ दोस्त आए हुए थे। वो लोग बाहर बैठकर रोहन से बातें कर रहे थे और मैं अपने काम में लगी हुई थी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर में मेरे लिए घर का माहौल बदलने वाला है। तभी मेरी बहू की नज़र रसोई की तरफ गई। उसने देखा कि मैं बर्तन धो रही हूँ, तो वो तुरंत रोहन के पास गई और उसे बुलाकर लाई। उसने आते ही मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे रोहन के दोस्त भी बैठे हुए थे। मेरी बहू ने कहा, देखिए, माँ जी फिर से काम कर रही हैं। ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? रोहन ने मेरी तरफ देखा और कहा, माँ, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? आप अपने कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करती? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, कुछ बर्तन पड़े थे, इसलिए मैंने सोचा कि धो देती हूँ, इसमें क्या है? लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रोहन ने सबके सामने कहा कि माँ, आपको हर चीज़ खुद करने की ज़रूरत नहीं है। घर में नौकर हैं, आप जब देखो तब कुछ न कुछ करने लगती हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे हम आपसे काम करवाते हैं। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूँ। मैं तो बस बर्तन इसीलिए धो रही थी क्योंकि मुझे गंदे बर्तन देखकर अच्छा नहीं लगता था। मैंने कभी किसी को दिखाने के लिए काम नहीं किया था, लेकिन मेरी बहू ने मेरी बात को दूसरी तरफ मोड़ दिया। वो बोली, माँ जी, आप जानबूझकर ऐसा करती हैं। आपको पता है घर में नौकर हैं, फिर भी आप उनके सामने काम करने लगती हैं, ताकि उन्हें लगे कि हम आपसे काम करवाते हैं।
मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, बहू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों चाहूंगी कि कोई तुम्हारे बारे में ऐसा सोचे। मुझे तो बस घर का काम करने की आदत है, इसलिए कर देती हूँ। लेकिन उसने मेरी बात सुनने की कोशिश ही नहीं की। उसने कहा, आपने तो हम सबका जीना हराम कर रखा है। हर समय कुछ न कुछ करती रहती हैं और फिर लोगों के सामने हमें ही गलत दिखाती हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से कहा कि मैंने तुम्हें कब गलत दिखाया है। मैंने तो कभी किसी से तुम्हारी शिकायत तक नहीं की। मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया। लेकिन शायद उस दिन किसी को मेरी कोई बात सुननी ही नहीं थी। रोहन भी मेरी तरफ देखकर बोला, माँ, आप हमारी बात समझा कीजिए। आपको जो करना है अपने कमरे में बैठकर कीजिए। घर में काम करने के लिए लोग हैं। मैंने कहा, बेटा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए जितना मेरे बस में होता है खुद कर लेती हूँ। लेकिन मेरी इस बात पर भी वो नाराज़ हो गया और बोला, आपको समझ क्यों नहीं आता कि आपकी वजह से घर का माहौल ख़राब होता है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि मैं तो यही सोचती थी कि घर का माहौल ठीक रखने की कोशिश करती हूँ। मैं सबके लिए काम करती हूँ, किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ, किसी के सामने अपनी ज़रूरत नहीं रखती, फिर भी मेरी वजह से ही सब परेशान हैं। ये बात मेरे लिए समझ से बाहर थी। रोहन के दोस्त वहीं बैठे थे और मैं उनके सामने कुछ बोलना नहीं चाहती थी। मैं बस चुपचाप अपने हाथ पानी से धोकर वहां से बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ अभी भी गीले थे, लेकिन मुझे उनका एहसास तक नहीं हो रहा था। मैं बस अपने बेटे की बातें सोच रही थी। बचपन में जब रोहन छोटा था तो वो मेरी गोद से नीचे नहीं उतरता था। अगर मैं कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाती थी तो पीछे पीछे आ जाता था, और आज वही बेटा अपने दोस्तों के सामने मेरी वजह से शर्मिंदा हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की नज़र में मेरी जगह इतनी बदल जाएगी। मैं रोते हुए भी खुद को यही समझाती रही कि शायद उसकी ज़िंदगी में बहुत तनाव है, शायद उसने गुस्से में कह दिया होगा। लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे पता था कि ये सिर्फ आज की बात नहीं थी, ये तो बहुत समय से जमा हो रही दूरी थी, जिसे मैं हर बार माँ होने के नाते नज़रअंदाज करती रही थी। मैं हमेशा सोचती रही कि एक दिन मेरा बेटा खुद समझेगा कि उसकी माँ उससे कुछ नहीं चाहती। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मुझे अब किसी के समझने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मुझे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अगर मैं हर बार चुप रहूंगी तो शायद मेरी चुप्पी को लोग मेरी कमज़ोरी समझते रहेंगे। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उसी दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा बदलाव आने वाला है, जिससे मेरे बेटे और बहू दोनों को पहली बार अपनी कही हुई बातों का मतलब समझ आने वाला था। और फिर मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे अपने बेटे से प्यार और अपनापन मांगने के लिए भी उसके सामने खड़ा होना पड़ रहा है। कुछ समय पहले तक मैं यही सोचती थी कि शायद रोहन बहुत काम में फंसा हुआ है, शायद उसके पास समय नहीं है, शायद इसी वजह से वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर पाता। लेकिन अब मुझे उसकी बातों से साफ समझ आने लगा था कि बात सिर्फ समय की नहीं थी, उसके पास मेरे लिए मन ही नहीं था। मैं रोज़ अपने आप को यही समझाकर चुप करवा देती थी कि बेटा है, एक दिन समझ जाएगा। लेकिन उस दिन उसके कमरे से बाहर निकलते हुए मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं इतने सालों से सिर्फ खुद को ही समझाती आ रही थी। शाम को मैं अपने कमरे में गई और काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठी रही। बाहर से घर में लोगों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन मेरे कमरे के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा होने लगा था, और मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले तक मैं इसी समय पार्क में जाकर बैठती थी। वहाँ कुछ बुजुर्ग लोग मिल जाते थे, कुछ महिलाएं मिल जाती थी, जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। कोई अपने बच्चों की बात करता था, कोई अपने घर की बात करता था, और मैं भी कुछ देर उनके साथ बैठकर अपना मन हल्का कर लेती थी। वहाँ जाने के बाद मुझे लगता था कि मैं अभी भी किसी की ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, लेकिन रोहन ने वहाँ जाना भी मेरा बंद करवा दिया। उसने कहा था कि माँ, वहाँ जाकर बैठना ठीक नहीं है। अगर आपको कोई उठा ले गया तो पैसे मांगेंगे और हम क्या करेंगे। उसकी बात सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन अंदर से मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरी सुरक्षा की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि मुझे घर से बाहर निकलने से रोकने का कोई कारण ढूंढ रहा है। मैंने उससे कहा भी था कि बेटा, मैं अकेली थोड़ी जाती हूँ, वहाँ बहुत लोग रहते हैं। लेकिन उसने साफ कह दिया था कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगी, और मैंने उसकी बात मान ली थी, क्योंकि मैं अपने बेटे से लड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि मैं इस घर में रहकर भी जैसे कैद हो गई हूँ। मेरे पास बड़ा सा कमरा था, अच्छे कपड़े थे, अच्छा खाना था, हर तरह की सुविधा थी, लेकिन अपने मन की बात करने वाला कोई नहीं था।
मैं सोचती थी कि अगर इंसान को अपने ही घर में अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी ना मिले, तो फिर उस बड़े घर का क्या फ़ायदा। उस रात मैंने फ़ैसला कर लिया कि चाहे जो हो, मैं रोहन से एक बार दिल खोलकर बात ज़रूर करूँगी। मैं उसे बताऊँगी कि मुझे उसकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मुझे बस उसका थोड़ा-सा समय चाहिए। अगले दिन शाम को जब रोहन ऑफ़िस से घर आया, तो मैं दरवाजे के पास ही बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो अंदर आया तो मैंने धीरे से कहा, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने फिर कहा, रोहन, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। लेकिन उसने बस इतना कहा कि हाँ बताइए, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। मैं उसके पीछे उसके कमरे तक चली गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा, मैं इस घर में बिल्कुल अकेली महसूस करती हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने कहा, क्योंकि तुम मेरे पास बैठते तक नहीं हो, मुझसे ठीक से बात नहीं करते हो, मेरी तबीयत खराब होती है तो तुम्हें पता तक नहीं चलता। मैं घर से बाहर जाऊं तो तुम मुझे रोक देते हो, और अगर मैं घर का कोई काम कर दूं तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लोगों के सामने शर्मिंदा कर रही हूँ। बेटा, आखिर मेरी गलती क्या है? रोहन ने मेरी तरफ देखा और गुस्से में बोला, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने कहा, कैसी बातें बेटा, मैं तो बस अपना मन बता रही हूँ। मैंने तुम्हें पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और आज तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट तक नहीं है, तो फिर तुम्हारी इतनी दौलत और इतनी बड़ी कामयाबी का क्या फायदा, अगर उसी दौलत ने माँ बेटे के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। मेरी बात सुनते ही रोहन का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में बोला, आप ये क्या कह रही हैं? कौन सी दीवार खड़ी हो गई? मैंने आपको घर से निकाल दिया क्या? क्या मैंने आपको किसी चीज़ के लिए मना किया है कि आप इस घर में आराम से नहीं रहती? मैंने कहा, बेटा, बात सिर्फ आराम की नहीं है। उसने कहा, तो फिर क्या चाहिए आपको? कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, दवाई चाहिए, डॉक्टर चाहिए या फिर नौकर चाहिए? इस घर में आपको किस चीज़ की कमी है बताइए? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा, कपड़े और खाना ही सब कुछ नहीं होता। माँ को अपने बेटे का थोड़ा सा समय भी चाहिए होता है। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी मेरे पास बैठो, मुझसे पूछो कि माँ, आज आपका दिन कैसा रहा। मैं चाहती हूँ कि जब मेरी तबीयत खराब हो तो तुम एक बार मेरे कमरे में आकर मेरा माथा छूकर पूछो कि अब कैसी हो, लेकिन तुम तो मेरे पास बैठना भी ज़रूरी नहीं समझते हो। मेरी बात सुनकर रोहन ने गहरी सांस ली और बोला, माँ, आप जानती हैं मेरा कितना बड़ा बिजनेस है, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मैं अपना बिजनेस देखूं, अपने कर्मचारियों को देखूं, मीटिंग संभालूं, घर देखूं, या दिन भर आपके पास बैठकर बातें करता रहूं। मैं उसकी तरफ देखती रही और मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मैं उससे दिन भर अपने पास बैठने की बात नहीं कर रही थी। मैं तो सिर्फ 2 मिनट मांग रही थी। मैंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पूरा दिन नहीं मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ थोड़ा सा प्यार मांग रही हूँ। तुम्हारे साथ बैठकर 2 बातें करना चाहती हूँ। उसने कहा, माँ, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप आराम कीजिए और मुझे भी आराम करने दीजिए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे अंदर से टूट गया। मैंने धीरे से कहा, ठीक है बेटा, और कमरे से बाहर आने लगी। तभी उसने पीछे से कहा, और हाँ माँ, अगर आपको कहीं जाना है तो पहले मुझे बताइएगा। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। मैं बाहर आ गई। मेरे कमरे तक पहुँचते पहुँचते मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैं बिस्तर पर बैठ गई और बहुत देर तक सोचती रही कि जिस बेटे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, आज उसी बेटे को मेरी ज़रूरत सिर्फ इस वजह से महसूस होती है क्योंकि मैं उसके घर में रह रही हूँ, लेकिन मेरे मन की ज़रूरत उसे दिखाई ही नहीं देती। उस रात मैंने पहली बार रोहन की दौलत को देखकर उसके लिए खुश होने के बजाय उसके लिए दुख महसूस किया, क्योंकि मुझे लगा कि पैसे ने उसे इतना व्यस्त नहीं बनाया था जितना उसने खुद को पैसे में उलझा लिया था। उसके पास बड़ा घर था, बड़ी गाड़ियाँ थी, नौकर थे और लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अपनी माँ की आंखों में छिपे आंसू देखने के लिए उसके पास समय नहीं था। और उसी रात मैंने मन में एक फैसला किया कि अब मैं सिर्फ रोहन के भरोसे अपनी ज़िंदगी नहीं बिताऊंगी। अगर उसने मुझे इस घर में रहते हुए भी अकेला कर दिया है तो मुझे खुद अपने लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन मुझे अभी नहीं पता था कि जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ने वाली थी, वही रास्ता एक दिन मेरे बेटे को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास करवाने वाला था। और एक दिन की बात है, मेरी बहू मेरे बेटे के कान भरती है और कहती है कि तुम्हारी माँ को और कब तक इसी घर में रखोगे तुम? इतने बड़े लोग हमारे घर आते हैं, उन सबके सामने तुम्हारी माँ इस तरह का हुलिया बनाकर घर का काम करती रहती है, जैसे नौकरानी से कम नहीं लगती। सब लोगों के सामने वो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती हैं। इससे अच्छा है
कि तुम उन्हें गाँव छोड़ आओ, गाँव में वो ठीक से रहेंगी, वहाँ वो अपने काम करने जाती हैं और अपना खुद का भी काम कर लिया करेंगी। बहू की ये बातें सुनकर मेरा बेटा भी उसकी बातों में आ गया और कुछ दिनों बाद एक दिन मेरे पास आकर बोला, माँ बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं आपको कुछ दिनों के लिए गाँव वाले घर पर छोड़कर आता हूँ। आप वहाँ रहेंगी तो आपको अच्छा लगेगा, वहाँ आपको अपना पुराना घर भी मिलेगा और गाँव के लोग भी आपको जानते हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रही, क्योंकि एक माँ अपने बेटे की आवाज़ सुनकर ही समझ जाती है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। मैं समझ गई थी कि वो मुझे कुछ दिनों के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए वहाँ छोड़ने जा रहा है। शायद अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी और शायद उसकी पत्नी की बातें उसके लिए मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। फिर भी मैंने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा अपना बेटा मेरे सामने ही परेशान हो। मैंने बस इतना कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरे लिए गाँव में रहना अच्छा रहेगा, तो मैं चलती हूँ। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना थोड़ा-सा सामान एक पुराने बैग में रखा, कुछ कपड़े लिए, अपनी दवाइयाँ रखी और घर में रखी अपनी कुछ पुरानी चीज़ें भी साथ ले ली। फिर मेरा बेटा मुझे गाड़ी में बैठाकर गाँव की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर मैं खिड़की से बाहर देखती रही और मुझे वो दिन याद आते रहे जब मेरा बेटा छोटा था और मैं उसे इसी गाँव की गलियों में अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी। उसे स्कूल भेजने के लिए सुबह जल्दी उठती थी, उसकी किताबें संभालती थी और उसके छोटे-छोटे सपनों को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों को पीछे कर देती थी। आज वही बेटा मुझे उसी गाँव में वापस छोड़ने जा रहा था, जहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। जब हम गाँव पहुँचे, तो मेरा बेटा मुझे उस छोटे से मकान के सामने उतार कर बोला, माँ, आप यहाँ आराम से रहना, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगा। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरे दिल को पता था कि वो शायद दोबारा यहाँ आने वाला नहीं था। उसने घर में थोड़ा-सा राशन रखवा दिया और मेरे हाथ में कुछ पैसे देते हुए कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। मैंने पैसे ले लिए और बस इतना कहा कि ठीक है बेटा, अपना ख़्याल रखना। और वो मुझे देखकर कुछ पल चुप रहा, फिर गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया। मैं काफ़ी देर तक सड़क की तरफ देखती रही और जब उसकी गाड़ी आंखों से ओझल हो गई, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला और घर के अंदर चली गई। ये वही छोटा सा घर था जहाँ मैंने अपने बेटे को बचपन में पाला था। घर की दीवारें पुरानी हो चुकी थी, लेकिन हर कोने में मेरी पुरानी यादें बसी हुई थी। मैं अकेली थी, लेकिन गांव के आसपास के लोग मुझे पहले से जानते थे, इसलिए मुझे ज़्यादा अजनबी जैसा महसूस नहीं हुआ। उसी गांव में मेरे घर से थोड़ी ही दूर मेरी एक पुरानी दोस्त शांति भी रहती थी। वो अक्सर मेरे पास आ जाती थी और हम दोनों बैठकर बातें किया करते थे। एक दिन शांति मेरे पास आई और मेरा हालचाल पूछते-पूछते अपने बेटे की बातें करने लगी। तो मैंने उससे पूछा कि बहन, तुम्हारा बेटा अब कहाँ रहता है? शांति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरा बेटा पढ़ लिख कर विदेश चला गया था, अब लंदन में रहता है। वहीं उसने शादी भी कर ली है और अब वही अपना घर बसा लिया। वो हर महीने मेरे लिए कुछ पैसे भेज देता है। कभी-कभी फ़ोन भी कर लेता है, लेकिन मिलने के लिए बहुत कम आता है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि हाँ बहन, मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फ़र्क बस इतना है कि तुम्हारा बेटा तुम्हें फ़ोन तो कर लेता है, मेरा बेटा तो अब मुझे फ़ोन भी नहीं करता। ये सुनकर शांति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, बहन तू चिंता मत कर, जब अपना कोई साथ ना दे तो अपना दोस्त ही काम आता है। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस समय मुझे पहली बार लगा कि मेरा बेटा भले ही मुझे छोड़कर चला गया हो, लेकिन गाँव में अभी भी कोई ऐसा था जो मुझे अकेला नहीं समझता था। और उस दिन के बाद शांति मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रही, बल्कि मेरे लिए परिवार जैसी बन गई। वो रोज़ मेरे पास आती, मेरा हालचाल पूछती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती और कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देती थी। और फिर धीरे-धीरे करके वक्त गुजरने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए और देखते ही देखते 4-5 महीने ऐसे ही निकल गए। इन 4-5 महीनों में मेरे बेटे का ना तो मेरे पास कोई फ़ोन आया था और ना ही उसने मुझे याद करके कभी बात करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि काफ़ी समय से उसने मुझे पैसे भी नहीं भेजे थे। शुरुआत में मुझे उम्मीद थी कि शायद किसी दिन उसका फ़ोन आएगा और वो मुझसे पूछेगा कि माँ आप कैसी हो, लेकिन हर दिन मेरी ये उम्मीद थोड़ी-थोड़ी करके ख़त्म होती जा रही थी। फिर भी मैं खुद को यही समझाती थी कि शायद वो अपने काम में बहुत व्यस्त होगा और जल्द ही मुझे फ़ोन करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक दिन शाम के वक्त मैं और शांति उसके घर के बाहर चारपाई पर बैठे हुए थे। मौसम भी थोड़ा शांत था और हम दोनों रोज़ की तरह अपने-अपने घर परिवार की बातें कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक लड़का दूर से हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया।
उसके कपड़े थोड़े पुराने थे और उसके हाथ में कोई सामान नहीं था। वो बिल्कुल खाली हाथ था और जैसे जैसे वो हमारे पास आ रहा था, उसकी चाल से ही लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। मैंने शांति की तरफ देखा, लेकिन वो भी उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो लड़का हमारे पास आया और अचानक शांति के सामने ज़मीन पर बैठ गया। फिर उसने शांति के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शांति एकदम से घबरा गई और उसकी तरफ देखने लगी। तभी उस लड़के ने कहा कि माँ, मैं राहुल हूँ, आपका बेटा। उसकी आवाज़ सुनते ही शांति कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और आंखों में आंसू भी थे। राहुल लगातार उसके पैर पकड़कर कह रहा था कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने इतने सालों तक आपको अकेला छोड़ दिया। मैं कभी आपसे मिलने नहीं आया, कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि आप अकेले कैसे रहती होंगी। लेकिन माँ, मैं आपको छोड़कर इसलिए नहीं आया था कि मैं आपको भूल गया था। मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हो गया था जो मैं आपको बता भी नहीं पाया। राहुल ने रोते हुए कहा, जिस लड़की से मैंने शादी की थी, उसने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसने मेरा सारा पैसा अपने नाम करवा लिया और फिर एक दिन सब कुछ लेकर चली गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत मुश्किल से पैसे जोड़कर इंडिया वापस आया हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा भी पैसा नहीं होता, तो शायद मैं यहाँ तक भी नहीं आ पाता। माँ, मुझे पता है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है। मैं बस आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। शांति उसकी सारी बातें सुन रही थी, लेकिन उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और कुछ नहीं बोली। फिर अचानक वो उठी और घर के अंदर चली गई। राहुल वहीं जमीन पर बैठा रहा और रोता रहा। उसकी हालत देखकर मेरा दिल भी भर आया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी माँ का गुस्सा अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। तुम्हें देखकर उसका दिल जरूर पिघलेगा। तुम बस थोड़ा धैर्य रखो। फिर मैं शांति के पीछे उसके घर के अंदर गई और उससे कहा, बहन, तू ये क्या कर रही है? तेरा बेटा इतने सालों के बाद तेरे पास वापस आया है और तू उससे इस तरह मुंह फेर रही है। मैं मानती हूँ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आखिर वो तेरा बेटा है। शांति ने गुस्से में कहा, तुझे क्या लगता है वो मुझे याद करके यहाँ आया है? नहीं बहन, अब उसके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए उसे अपनी माँ की याद आ गई। अगर उसकी पत्नी उसके साथ होती, उसके पास पैसा होता, तो क्या वो कभी यहाँ आता? क्या वो कभी मुझे याद करता? वो भी वहीं रहकर अपनी जिंदगी जी रहा होता और मुझे यहाँ अकेला छोड़ देता। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर चुप रही। फिर मैंने कहा, बहन, हो सकता है कि तू सही कह रही हो, लेकिन देख तो सही, वो अपनी गलती मान रहा है, तेरे पैरों में बैठकर माफ़ी मांग रहा है। हर इंसान से गलती होती है और अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, तो उसे एक मौका दे देने में क्या बुराई है? आखिर वो तेरा बेटा है। शांति ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। राहुल कई दिनों तक अपनी माँ को मनाता रहा। कभी उसके लिए खाना बनाकर लाता, कभी घर का काम कर देता और हर बार बस यही कहता कि माँ, मुझे बस एक मौका दे दो। आखिर कई दिनों के बाद शांति का दिल पिघल गया। उसने राहुल को अपने पास बुलाया और उसे अपने गले लगा लिया। दोनों माँ बेटा एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे। राहुल बार बार अपनी माँ से माफ़ी मांगता रहा और शांति उसके सर पर हाथ फेरती रही। ये सब देखकर मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए, क्योंकि उस पल मुझे अपने बेटे की याद आ गई और मेरे दिल में बस यही सवाल आया कि क्या मेरा बेटा भी कभी लौटकर मेरे पास आएगा? क्या उसे भी कभी अपनी माँ की याद आएगी? और फिर उस दिन से राहुल हम दोनों के साथ ही रहने लगा था। वो हम दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। सुबह उठकर पहले हमारा हाल पूछता, फिर घर का छोटा मोटा काम कर देता, हमारे साथ बैठकर खाना खाता और शाम को हमारे पास बैठकर घंटों बातें करता। उसके चेहरे से साफ दिखाई देता था कि उसे अपने किए का बहुत पछतावा था। वो अक्सर शांति से कहता कि माँ, मैंने तुम्हें इतने साल अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसकी ये बातें सुनकर शांति भी उसे प्यार से देखती और कहती कि बेटा, जो हो गया उसे भूल जा, बस अब हमारे साथ रहना। उसके वापस आने से सच में ऐसा लगने लगा था जैसे हमारी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हों। वैसे तो राहुल शांति का बेटा था, लेकिन मेरे लिए भी वो धीरे धीरे मेरे अपने बेटे जैसा बन गया, क्योंकि जब मैं उसे अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करते देखती, तो मुझे अपने बेटे रोहन की याद आती। फर्क बस इतना था कि रोहन ने कभी मेरे साथ इस तरह प्यार से बात नहीं की थी। उसने कभी मुझे ये महसूस नहीं कराया कि मैं उसकी माँ हूँ। उसने तो मुझे गाँव में छोड़ दिया था और उसके बाद कभी पलटकर मेरी खबर तक नहीं ली थी। लेकिन राहुल जब से हमारे साथ आया था, उसने जैसे रोहन की कमी पूरी कर दी थी। एक दिन राहुल ने हम दोनों के सामने बैठकर कहा कि अब से आप दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। आप दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सह लिया।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ और अपना कोई काम शुरू करूँ। उसकी बात सुनकर हम दोनों बहुत खुश हुए। मैंने उससे पूछा, बेटा तू क्या काम करना चाहता है? तो उसने कहा कि माँ, अभी मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए गाँव में ही कोई छोटा सा काम शुरू करना चाहता हूँ ताकि धीरे धीरे काम बढ़ा सकूँ। उसकी बात सुनकर मेरे मन में एक बात आई और मैंने उससे कहा, बेटा मेरे गांव में थोड़ी सी ज़मीन है, अगर तुम चाहो तो उसे बेचकर अपना काम शुरू कर सकते हो। लेकिन राहुल ने तुरंत मना कर दी और बोला, नहीं माँ जी, वो ज़मीन आपकी है, मैं आपकी ज़मीन लेकर अपना काम शुरू नहीं कर सकता। तब मैंने उससे कहा, बेटा अब तुम और मैं अलग थोड़ी हैं, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है और ये ज़मीन अपनी खुशी से मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम बस इस पैसे से मेहनत करना और अपने पैरों पर खड़े होना। राहुल फिर भी कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन आखिर में मेरी बात मान गया। हमने तय किया कि सुबह ज़मीन के कागज़ देखेंगे और फिर किसी अच्छे खरीदार से बात करेंगे। उस रात हम तीनों चैन से सो गए। सुबह उठकर हमने ज़मीन बेचने का फैसला किया। हमारी ज़मीन गांव में कई सालों से पड़ी हुई थी और अब उस इलाके में धीरे धीरे विकास होने लगा था। आसपास सड़कें बन रही थी, नई दुकानें और घर बन रहे थे, इसलिए ज़मीन के दाम भी पहले के मुकाबले काफ़ी बढ़ गए थे। हम तीनों एक भरोसेमंद ज़मीन के दलाल के पास गए और उसे अपनी ज़मीन के बारे में बताया। उसने कागज़ देखकर कहा कि कुछ साल पहले जिस ज़मीन की कीमत करीब 25 लाख रुपए थी, अब उसकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए हो चुकी है। ये सुनकर हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें लगा कि अगर इतने पैसे मिल गए तो राहुल आराम से अपना अच्छा सा काम शुरू कर पाएगा और हम तीनों की ज़िंदगी भी आराम से चल जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि इस ज़मीन की वजह से हमारे सामने एक और बड़ी परेशानी आने वाली है, क्योंकि जैसे ही मेरे बेटे रोहन को पता चला कि मैं अपनी ज़मीन बेचने वाली हूँ, तो वो तुरंत गांव पहुँच गया और आते ही उसने कहा, माँ आप ये ज़मीन नहीं बेच सकती, क्योंकि ये ज़मीन आपकी नहीं बल्कि मेरी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कहा, रोहन तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये ज़मीन मेरे नाम पर है। लेकिन उसने जेब से एक पुराना कागज़ निकाला और कहा, उसके पास सबूत है कि मैंने ये ज़मीन उसे देने की बात कही थी। कागज़ पर मेरे अंगूठे के निशान देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे याद आया कि कुछ साल पहले रोहन ने कुछ ज़रूरी कागजात बताकर मुझसे कई जगह अंगूठे लगवाए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने उनमें से किसी कागज़ का इस्तेमाल ज़मीन पर अपना हक जताने के लिए किया है। मैंने साफ कहा कि मैंने अपनी ज़मीन उसे नहीं दी, लेकिन रोहन अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला कि अब वो कोर्ट में जाकर अपना हक साबित करेगा। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ जी आप चिंता मत करो, अगर ज़मीन सच में आपकी है तो हम सच के साथ लड़ेंगे। फिर हमने एक वकील से सलाह ली। वकील ने सारे कागज़ देखकर कहा कि सिर्फ अंगूठे का निशान होने से ज़मीन किसी की नहीं हो जाती, ये भी देखा जाएगा कि उस कागज़ में क्या लिखा है, ज़मीन किसके नाम है और असली रिकॉर्ड क्या कहते हैं। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। कई तारीखें पड़ी, दोनों तरफ से कागज़ और सबूत पेश किए गए और आखिरकार कई महीनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला हमारे पक्ष में सुनाया। अदालत ने माना कि ज़मीन पर मेरा अधिकार साबित होता है और रोहन के पास उसे अपना बताने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उसका दावा खारिज कर दिया गया। फैसला सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी आखिरी उम्मीद भी मेरे हाथ से ना चली जाए। लेकिन अब मेरी ज़मीन मेरे पास थी और मैं उसे अपनी मर्जी से बेचकर राहुल के लिए एक नया काम शुरू कर सकती थी। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए भी ज़िंदगी में एक नया रास्ता रखा है। और फिर हमने वो ज़मीन बेच दी और ज़मीन से हमें बहुत अच्छे पैसे मिल गए। राहुल ने उन पैसों को अपने पास रखकर बेकार करने के बजाय उसी समय तय कर लिया कि अब वो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करेगा। उसने काफ़ी सोच विचार करने के बाद गांव में दूध और डेयरी का काम शुरू करने का फैसला किया। उसने गांव के बाहर एक अच्छी जगह पर छोटी सी डेयरी शुरू की और वहां दूध इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी मशीनें लगवाईं और दूध को कुछ समय तक ठीक रखने के लिए छोटा सा चिलिंग सिस्टम भी लगवा लिया। राहुल ने आसपास के गांवों के किसानों से सीधे दूध खरीदना शुरू किया और फिर उसी दूध से दही, पनीर, घी और दूसरी चीज़ें तैयार करवाकर आसपास की दुकानों और कस्बों में सप्लाई करने लगा। शुरुआत में उसके लिए काम बिल्कुल आसान नहीं था। उसे सुबह जल्दी उठकर किसानों से दूध लेना पड़ता था, दूध की क्वालिटी देखनी पड़ती थी, रोज़ का हिसाब किताब रखना पड़ता था और फिर समय पर सामान दुकानों तक पहुंचाना पड़ता था। लेकिन राहुल ने कभी मेहनत से पीछे कदम नहीं हटाया। वो हमेशा कहता था कि अगर मैंने एक बार मेहनत से शुरुआत की है तो चाहे कितना भी समय लगे, मैं इसे आगे लेकर जाऊंगा। उसने डेयरी में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा और लोगों को भी अच्छी क्वालिटी का सामान देने लगा।
धीरे धीरे आसपास के दुकानदार उसके सामान को पसंद करने लगे और फिर उसके ऑर्डर बढ़ने लगे। कुछ महीनों बाद उसने 2-3 लोगों को काम पर रख लिया और काम को थोड़ा और बढ़ा दिया। अब सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों के लोग भी राहुल की डेयरी के सामान को पसंद करने लगे और देखते ही देखते उसका काम इतना अच्छा चलने लगा कि हर महीने उसे अच्छी कमाई होने लगी। राहुल को तब समझ आया कि जमीन बेचकर मिले पैसों का सही जगह इस्तेमाल करने का फैसला कितना सही था। धीरे धीरे गांव में भी राहुल की पहचान बनने लगी। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते और उसकी इज्जत करने लगे। उसने हमारे लिए गांव में एक बड़ा सा अच्छा सा घर भी बनवा लिया। अब मैं, शांति और राहुल तीनों एक ही घर में रहते थे और मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी में फिर से परिवार लौट आया हो। तभी कुछ समय के बाद राहुल ने गांव की ही एक अच्छी लड़की से शादी करने का फैसला किया। वो लड़की बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी। जब वो शादी के बाद हमारे घर आई तो मुझे लगा जैसे हमारा घर सच में पूरा हो गया। वो मुझे कभी सिर्फ सास या घर की बड़ी औरत समझकर नहीं, बल्कि अपनी माँ की तरह मानती थी। वो सुबह मेरे पास आकर पूछती, माँ आपने दवाई ले ली क्या? और खाना बनाते समय भी मेरा ध्यान रखती थी। शांति का भी बहुत ख्याल रखती थी और देखते ही देखते वो हमारे घर का हिस्सा बन गई थी। अब हमारे घर में प्यार था, अपनापन था और सबसे बड़ी बात, हम सब एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दिन हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी राहुल अचानक कुछ देर चुप रहा और फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, सविता माँ, मुझे आपको एक बात बतानी है। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उसने कहा, माँ आपके पोते का देहांत हो गया है। ये सुनते ही मेरे हाथ रुक गए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मेरा पोता जो अब शायद जवान हो गया होगा, जिसे मैंने सालों से देखा तक नहीं था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि चाहे उसने मुझे कभी प्यार से बात न की हो, लेकिन वो मेरा पोता था, मेरे बेटे की निशानी था। तभी राहुल ने मुझे बताया कि माँ, ये खबर सुनने के बाद आपके बेटे रोहन की हालत भी बहुत खराब हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ा था और वो अस्पताल में भर्ती है। ये सुनकर मेरे दिल में जैसे कुछ टूट सा गया। मैंने राहुल से कहा, बेटा मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं उसे देखना चाहती हूँ। राहुल ने मुझे देखा और फिर बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़ा। अस्पताल पहुंचकर मैंने रोहन को देखा तो वो बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसकी हालत देखकर मेरे दिल में पुरानी सारी बातें एक पल के लिए ज़रूर आईं, लेकिन मेरा माँ वाला दिल उसके सामने सब भूल गया। मैंने उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा ये सब क्या हो गया? रोहन ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तभी हमें पता चला कि जिन लोगों को वो अपना दोस्त और बिजनेस पार्टनर समझता था, उन्होंने ही धोखे से उसका पैसा और कारोबार अपने नाम कर लिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने राहुल से कहा कि बेटा पहले अस्पताल का पूरा खर्चा संभालो और जब रोहन की हालत थोड़ी ठीक हो जाए तो उसे हमारे साथ गांव लेकर चलेंगे। उसकी पत्नी भी हमारे साथ आ गई और हम उसे अपने घर ले आए। मैंने खुद अपने हाथों से उसकी देखभाल की, उसके लिए खाना बनाया, दवाइयाँ समय पर दी और उसके पास बैठकर उसका हौसला बढ़ाती रही। कुछ समय के बाद जब रोहन थोड़ा ठीक हुआ तो उसने मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और जिन लोगों के सामने मुझे तुम्हारा होना अपनी बेइज्जती लगता था, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। लेकिन मेरे सबसे बुरे वक्त में तुम ही मेरे पास आई। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जो हुआ उसे अब भूल जाओ। पुरानी बातों को पकड़कर हम अपनी ज़िंदगी और ख़राब नहीं करेंगे। तू मेरा बेटा है और माँ अपने बच्चे को मुश्किल में देखकर उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। रोहन ने भी राहुल से माफ़ी मांगी और दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को अपना लिया। इसके बाद रोहन ने राहुल के साथ मिलकर डेयरी का काम संभालना शुरू कर दिया। दोनों भाई की तरह साथ काम करने लगे और देखते ही देखते हमारा घर फिर से हंसी खुशियों और अपनेपन से भर गया। अब मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी ज़िंदगी हमें बहुत दूर ले जाती है, लेकिन अगर दिल में प्यार बचा हो तो परिवार को दोबारा जोड़ने का रास्ता कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।